आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर आपको CUET PG हिंदी साहित्य क्लासें चला रहे हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। अब तक हमने यहाँ पर देखिएगा आपको काव्य शास्त्र का सामान्य परिचय बता दिया है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं, किस शताब्दी के वो हैं, उनकी कौन सी रचना है, किस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया है, उनके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हमने जान ली हैं। इसके साथ ही हमने देखिए रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, गुण संप्रदाय या फिर कह लें रीति संप्रदाय, ठीक है, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, इन संप्रदायों के विषय में भी संक्षेप में जान लिया। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सामान्य परिचय में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि रस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है या अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो जब तक आपको इनके संपादक नहीं पता होंगे या प्रवर्तक नहीं पता होंगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए सामान्य परिचय के हमने काव्य शास्त्र की एक क्लास बनाई है प्रॉपर। उसमें आपको जो विभिन्न हमारे संस्कृत के आचार्य हैं, ठीक है, जो काव्य शास्त्री हैं, उनका नाम दिया है। साथ में ही क्या है कि सती के वो हैं, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं कि भरत मुनि के सती के हैं या भामा के सती के, उसके संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। साथ में ही हमने देखिए उनकी रचनाएं भी आपको कराई हैं, तो उनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। इसके साथ ही किस संप्रदाय से कौन से विद्वान संबंधित है, उनके विषय में भी हमने चर्चा करा दी है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसमें देखिए हम काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण को। तो काव्य लक्षण क्या है, ध्यान देंगे कि काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं काव्य लक्षण का अर्थ। तो देखिए काव्य शास्त्र की विवेचना के क्रम में सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है काव्य के लक्षणों पर। काव्य के लक्षण को निर्धारित करने के प्रयास विभिन्न कालों में हुए हैं। सबसे पहले ये समझने का प्रयास किया जाए कि काव्य लक्षण में लक्षण पद का क्या अर्थ है। काव्य तो हमें समझ आता है, लेकिन लक्षण क्या है। तो लक्षण शब्द को हम परिभाषित करते हुए उसका अर्थ देखेंगे कि लक्षण लक्ष्यभूत पदार्थ की कोई ऐसी विशेषता है जिसमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष ना हो, साथ ही जो नाम उल्लेख इत्यादि व्यवहार साधक उपाय से अलग हो। इन्हीं तथ्यों पर विचार करते हुए विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। अब देखिए, जैसा कि काव्य शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में जो संस्कृत के जितने भी आचार्य हैं उनके विषय में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आपको देखिए सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर जो भी तथ्य आपको कराए जा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ही पढ़ाए जा रहे हैं। आप पहले पूरी क्लास को देखा कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोई आपको शॉर्ट में नहीं पढ़ाया जा रहा। एक स्टूडेंट बार बार कमेंट ये कर रहे हैं कि मैम थोड़ा विस्तार से पढ़ाइए। यदि बेटा आप यही चीज़ें विस्तार से आप पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर सारे तथ्य रखे गए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, उससे ज़्यादा ही हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम निकाल लेंगे। मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी तथ्य रखे गए थे उनको भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं, साथ में सिलेबस को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें हैं उनको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से सारी क्लासें बन रही हैं। अगर आप इतना पढ़कर जाते हैं, बाकी आपको देखिए किताब खरीद लेनी है और प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको इतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आपकी परीक्षा में कुछ फंसेगा ही, बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर आप, ठीक है, क्लास को 1-2 बार देखेंगे, ठीक, तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया गया है। इससे इतर के आपके प्रश्न नहीं आएंगे यदि आप ध्यान से देखते हैं। और आपको पता ही है पूरा बैच हमारा ये चल रहा है CUET PG हिंदी साइट से, और इसकी जो PDF है, ठीक है, सबसे पहले देखिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक। प्लेलिस्ट में आप कंटेंट देखिए, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है और आपको किफ़ायती लग रहा है तो यहाँ पर देखिए 499 में आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगे पूरे सिलेबस की, ठीक है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है। आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सारे तथ्य दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या क्या तथ्य पूछे गए हैं वो दिए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले आप पूरी क्लास देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई, शुरू से आप क्लासें देखेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक। चलिए अब देखिए संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण के संबंध में क्या क्या तथ्य रखे हैं उनको हम जान लेते हैं। तो आचार्य भरत मुनि, जैसा कि ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक है, ध्यान देंगे रस संप्रदाय के, है ना, याद रखते जाना है किस संप्रदाय के, रस संप्रदाय के हैं, किस सती के हैं, दूसरी सती के हैं, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र को इन्होंने पंचम वेद
की संज्ञा दी है। ये सारे तथ्य हमने सामान्य परिचय में बताए हैं काव्य शास्त्र के। आप उस क्लास को देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप एक बार कंटेंट को देखिए, पीडीएफ को देखिए, ठीक है, वहाँ पर आपको परीक्षा उपयोगी ही तथ्य रखे गए हैं और वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न टकराएंगे, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इनके विषय में अगर हम बात करें तो आचार्य भरत मुनि संस्कृत काव्य शास्त्र के सबसे पहले आचार्य माने जाते हैं, ठीक है। इनकी कृति नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है और इससे भरत मुनि की प्रतिभा और प्रतिष्ठा का पता चलता है। इस बहुचर्चित कृति में नाट्य और काव्य में कोई भेद न मानकर नाट्य कला की मार्मिक विवेचना की गई है। आचार्य भरत ने स्पष्ट रूप से किसी काव्य लक्षण का उल्लेख तो नहीं किया, उन्होंने काव्य वंद की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है और काव्य कला की प्रशस्ति को इस तरह वर्णित किया है। यहाँ पर देखिए पद दिया गया है, मृदु ललितम पदाण्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम, ठीक है, जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनन्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सा भवती शुभकाव्यम नाटक प्रेक्ष कारणम, ठीक है। अब इसका हम तात्पर्य समझ लेते, इसका भावा समझ लेते कि आखिर इन्होंने इस पद में क्या बोला है। तो इनका तात्पर्य क्या है कि नाटक को देखने वाले के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों में की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिनको जन साधारण सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य संयोजन हो, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए गए हों, जिसमें संपूर्ण कथानक संधियों का सफल निर्वाह हो। निसंदेह उल्लेखित विवेचना व्यापक है, पर उन अनेक तत्वों के स्वीकार के कारण इसे काव्य लक्षण कहना तर्कसंगत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको ये पद याद रखने हैं क्योंकि काव्य लक्षण में ये पद ही पूछे जाएंगे। अब देखिए भरत मुनि ने क्या बोला है कि उस नाटक को ये शुभ काव्य मानते हैं जिसमें क्या है, रस का वर्णन हो, ठीक है, जो क्या है जन साधारण समझ सके, ठीक, जो तर्क पर आधारित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये आपको पद याद रखना है क्योंकि देखिएगा काव्य शास्त्र यदि प्रश्न लगते हैं तो उसमें देखिए पद ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है, इससे इसीलिए इसे हाईलाइट की गई है, ठीक है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देखिए उसके बाद कौन से विद्वान आते हैं, आचार्य भामा 6ठी सदी के विद्वान हैं और ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो आपको याद होगा अलंकार संप्रदाय की, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भामा ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए क्या बोला कि शब्दार्थ हो, ध्यान देंगे, शब्दार्थ हो सहितो काव्यम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि शब्द और अर्थ का सहित भाव क्या है, काव्य है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, यानी कि सहित भाव यानी साथ साथ होना। इस परिभाषा में निहित सहित शब्द इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि आगे चलकर यह सहित भाव की साहित्य के रूप में काव्य के लिए स्वीकार किया गया। सहित से बना साहित्य अब कालांतर में अत्यंत लोकप्रिय स्वीकृत हुआ। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको पंक्तियां याद रखनी है जो ये संस्कृत में है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये जो मात्राएं हैं आपको ध्यान से देनी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। चलिए या बोले शब्दार्थी सहितो काव्यम, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए विश्वनाथ की यदि हम बात करते हैं तो विश्वनाथ संस्कृत के आचार्य ने अपने ग्रंथ, ध्यान देंगे कौन सा ग्रंथ है, साहित्य दर्पण, तो इन्होंने क्या पंक्ति बोली है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। तो ये पंक्ति किसमें बोली, अपने साहित्य दर्पण में। तो इनका क्या मानना है, ध्यान देंगे कि इन्होंने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखकर इस शब्द की व्यापक लोकप्रियता और प्रतिष्ठा पर मोहर लगाई। वस्तुतः जो आज हम साहित्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह सदियों से इसी अर्थ में भारतीय समाज में स्वीकृत प्रचलित है। प्रश्न यह उठता है कि साहित्य शब्द में आखिर यह कौन सी विशेषता है जिसके कारण शब्द और अर्थ साहित्य पद प्राप्त करते हैं। देखा जाए तो शब्द और अर्थ हर जगह साथ साथ रहते हैं, तो साहित्य पद में शब्द और अर्थ ऐसे कौन सी विशेषता प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, विस्तार से चीज़ आपको दी जा रही है, लेकिन आपको अगर याद जो करना है आपको सिर्फ ये याद करना है इनका ग्रंथ कौन सा है, किस सदी के विद्वान हैं, ठीक है, और इन्होंने कौन सी पंक्ति कही है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आचार्य कुंतक की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, आचार्य कुंतक तो ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं बताएंगे, वक्रोक्ति के, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या बोला है, उनका कहना है कि जब शब्द और अर्थ की भी सुंदरता के लिए स्पर्धा या होड़ लगती है तो साहित्य की सृष्टि होती है और सुंदरता की इस होड़ में शब्द अर्थ से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और अर्थ शब्द से आगे निकल जाने के प्रयत्नशील रहते हैं। फिर ये निर्णय कठिन हो जाता है कौन अधिक सुंदर है। अब देखिए हर किसी ने क्या अपनी अपनी अलग परिभाषा दी है, लेकिन आपको विशेषकर वही विद्वान याद रखने हैं जिन्होंने किसी संपादन का प्रतिपादन किया है या फिर बोले किसी संप्रदाय का प्रतिपादन किया है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य बोले हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपको देखिएगा उनकी सती भी याद करते हुए चलनी है। अब देखिए रुद्रट का आपको याद रखना है, ननु शब्दार्थो काव्यम,
ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोल रहे हैं कि शब्द और अर्थ की काव्य के अनुकूल विभिन्न व्याख्याएं की हैं तथा शब्द और अर्थ के उपादान पर बल दिया है। किसने? रुद्रट ने। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मम्मट का महत्वपूर्ण है। तद 200 शब्दार्थी या शब्दार्थो सगुण वर्ण अलंकृति पुनः क्वापी। ये पंक्ति आपको मम्मट की याद रखनी है। प्रश्न यहाँ से बनेगा, इसलिए आपको सारे तथ्य ध्यान में रखने हैं। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में ऐसे शब्दार्थों को काव्य माना जो दोष रहित हैं। ठीक है, उसको ये काव्य मानते हैं जो क्या है, हर किसी दोष से रहित हैं। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। तो आचार्य मम्मट गुण को तो काव्य का नित्य धर्म मानते, किसको? गुण को, और अलंकार को अनित्य। गुण काव्य शोभा का संपादन करता है और अलंकार से इसे बढ़ाते हैं। इस प्रकार मम्मट काव्य में गुणों का होना अनिवार्य मानते हैं। अलंकारों को वैकल्पिक। संस्कृत काव्य शास्त्रों के आचार्यों में अधिकांश ने मम्मट के काव्य लक्षणों को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आचार्य दंडी, आप देखिए इनकी पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, महत्वपूर्ण पंक्ति। आपको जो हाईलाइट की कर पंक्तियां दी जा रही हैं वो आपको विशेषकर याद रखनी है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको नहीं भूलना है। प्रश्न आपके यहीं से ही लगेंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए जा रहे हैं। जिस स्टूडेंट को नहीं पता है कि CUET PG हिंदी साहित्य की तैयारी कहाँ से करें, आपको UGC नेट वाला स्टडी विद रोहित गौतम चैनल पर ही क्या है, आपको CUET PG हिंदी साहित्य क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं यूट्यूब पर। PDF किसी को चाहिए तो PDF पर चार्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको PDF चाहिए तो 499 में आप ये कंप्लीट सिलेबस की PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आचार्य दंडी ने क्या बोला है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर तो इष्टार्थ से युक्त पदावली होता है। किसने बोला है? आचार्य दंडी ने। ये आपको ध्यान में रखना है किस आचार्य ने क्या पंक्ति कही है। डॉक्टर नगेंद्र ने भामा के काव्य लक्षण से दंडी के काव्य लक्षण की समता का विश्लेषण किया और उनके अनुसार इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द और शब्द का अर्थ का साहित्य या सामंजस्य एक ही बात है, क्योंकि शब्द इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तभी कर सकता है जब शब्द और अर्थ में पूर्ण सामंजस्य और सहभाव हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रसवादी आचार्य, अब देखिए रसवादी आचार्य कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको ऊपर बता दिया था हमने, विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। तो काव्य लक्षण से अपनी असहमति प्रकट करते हैं वे। इस तरह काव्य लक्षण वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य को इन्होंने क्या बोला है, यानी कि वो वाक्य जिसमें रस की उत्पत्ति होती है वो काव्य कहलाएगा। ठीक है, तो रस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कौन? विश्वनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है। हर किसी विद्वान ने काव्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण दिया है कि आखिर काव्य लक्षण, तो काव्य लक्षण में हम क्या देखते हैं, जो काव्य को परिभाषित करे। ठीक है, तो वो काव्य लक्षण है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो पंक्ति आपके लिए हाईलाइट की जा रही है उनको आपको विशेष कर याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इनके भावार्थ दिए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आप देखिएगा, इस काव्य लक्षण में रस शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है। इस शब्द की व्यापकता में रस, रसाभाव, भाव, भावावेश, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति आदि सभी समाहित है। किसमें? वाक्यम रसात्मक काव्य में। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें अलंकारवादी आचार्यों की, जो अलंकार को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कौन? भामा है, दंडी है, रुद्रट है। तो इन्होंने क्या, रस ही काव्य का फल है। इन आचार्यों ने एकमात्र रस को स्वीकार करके काव्य के सभी तत्वों को यथार्थ नहीं माना। फिर भी आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। और आपको ध्यान में रखना है, विश्वनाथ की ये पंक्ति पूछी जाएगी, प्रीवियस ईयर में ये पंक्ति पूछी गई है, आपको याद में रखनी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसने कही है? तो आपको ध्यान में रखना है, विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कही है। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिए काव्य शास्त्र एक ऐसी इकाई है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम से तुरंत समझ में नहीं आती। जब आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार आप उसे कनेक्ट कर पढ़ेंगे, तभी आपको ये इकाई समझ में आएगी। ये आपको भूलना नहीं है, क्योंकि काव्य शास्त्र में क्या है, बस समझना होता है। अगर आप समझ गए तो पूरे काव्य शास्त्र की यूनिट आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा से क्लास देखिएगा, दोबारा
थोड़ा समझ में आएगा, फिर तीसरी बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला है, आपको पंक्तियां याद रखनी है और विद्वान याद रखने हैं, बस यहीं से ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। बाकी का यहाँ पर हमने आपको भावार्थ बताया हुआ है, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने काव्य की जो परिभाषा है, काव्य लक्षण की अलग अलग तरीके से दी है। उन्हीं विद्वानों की जो पंक्तियां हैं उनको रखते हुए क्या हम चर्चा कर रहे हैं, और काव्य लक्षण में जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं उनकी ही चर्चा की जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पंडित राज जगन्नाथ, इनकी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से किसकी पंक्ति महत्वपूर्ण थी, आपके विश्वनाथ की, ठीक उसी प्रकार से जगन्नाथ की। याद रखेंगे, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ रमणीय शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रमणीय अर्थ वह है जिसके ज्ञान से लोकोत्तर अर्थात अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। इस लक्षण में काव्य को शब्दनिष्ठ स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि यह काव्य लक्षण संस्कृत काव्य शास्त्र में अपना अत्यंत अहम स्थान रखते हैं। इसमें विस्तार से आनंदवर्धन का लोकोत्तर आह्लाद और वामन का सौंदर्य, दंडी का स्टार्थ और कुंतक का वक्रता जन्य आह्लाद, ठीक है, आदि सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। यह अकारण नहीं है, इस काव्य लक्षण को सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए हमने किस किस विद्वान की पंक्तियों को समझा। जगन्नाथ की रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दः काव्यम, ये आपको महत्वपूर्ण याद रखनी ही रखनी है। साथ में आपको वाक्य रसात्मक काव्यम किसने कही है, तो विश्वनाथ ने कही है, ठीक है। भामा है, रुद्रट हैं, ठीक है, और भरत मुनि हैं। तो इनकी पंक्तियां, मम्मट की पंक्ति, ठीक है, रुद्रट की पंक्ति, ये आपको विशेषकर याद रखनी है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा शब्दार्थो सहितो काव्यम, तो ये आपको नहीं भूलना है। यहाँ से आपके प्रश्न लगने ही लगने हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये काव्य लक्षण संबंध में जितनी भी पंक्ति कराई गई, जितने भी तथ्य कराए गए, वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हमने अपने काव्य लक्षण को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे अपने काव्य हेतु की, ठीक है। अब देखिए काव्य हेतु से आप क्या समझते हैं। काव्य हेतु तो किसी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है, यानी कि काव्य जो कवि है कैसे रचता है, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। तो हेतु क्या है, हेतु है कारण, ठीक है। तो ये वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। एक तरीके से हम ये बोलें कि किसी कवि की वह शक्ति, यानी कि हेतु को कारण ना बोल के शक्ति ही बोलेंगे। काव्य हेतु कौन सी शक्ति है जिससे क्या है वह काव्य रचना करने में समर्थ रहता है, कौन, कवि या लेखक। अन्य शब्दों में काव्य हेतु काव्य रचना के कारण होते हैं, वही फिर से वही बात के कारण होते हैं। अगर हम इसके सरल भाव को समझें, ठीक है, हेतु के तो क्या बोलेंगे, सिर्फ ये कारण होते हैं। और इन्हें काव्य के कारण कहने की भी परंपरा रही है, यानी कि शक्ति या फिर बोलने काव्य के कारण कहने की परंपरा रही है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना। अगर काव्य हेतु तो क्या बोलेंगे, काव्य की शक्ति, यानी कि काव्य किस शक्ति के कारण किया जाता है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है, ठीक। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, काव्यांग का प्रयोग किया, ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है। भामा ने काव्य अलंकार में काव्य हेतु के रूप में केवल प्रतिभा का उल्लेख किया है। ध्यान देंगे, भामा ने क्या है काव्य हेतु में किसका उल्लेख किया, प्रतिभा का, ठीक है। इनके आपको ये पद याद रखना है कि गुरुपदेश धेतुम शास्त्रम जडिध्यो इप्लम काव्यम इतु जायते जातु कश्चित प्रतिभावता, अर्थात गुरु उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन कर सकता है, लेकिन काव्य तो कोई प्रतिभावान ही बना सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि गुरु के उपदेश से कोई जड़ बुद्धि, यानी कि जिसमें दिमाग कम है, वो भी शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, लेकिन काव्य को कौन रच सकता है, जिसके अंदर प्रतिभा हो। तो प्रतिभा को मूल माना है काव्य हेतु का, ये आपको ध्यान में रखना है, किसने, भामा ने। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दंडी ने क्या बोला है, इन्होंने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, व्युत्पत्ति को देखिए इन्होंने शास्त्र ज्ञान बोला है, और अभ्यास, तीनों को काव्य का कारण का, नैसर्गिक प्रतिभा, विस्तृत निर्दोष शास्त्र अध्ययन तथा अमंद अभ्यास काव्य संपत्ति के कारण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। काव्य हेतु में इन्होंने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है, किसने, दंडी ने, ठीक है। आगे चलते हैं, रुद्रट ने भी देखिए शक्ति। अब देखिए प्रतिभा को इन्होंने क्या बोल दिया, शक्ति, ठीक है, और व्युत्पत्ति अभ्यास को काव्य हेतु मानते हुए क्या बोला कि काव्य में असार वस्तु को दूर करने, सार ग्रहण करने और चारुता लाने के कारण शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं। देखिए आपको ध्यान में रखना है, भामा ने काव्य हेतु में सिर्फ प्रतिभा को माना, लेकिन यदि हम बात करते हैं
दंडी की तो उन्होंने प्रतिभा, साथ में शास्त्र ज्ञान जिसे क्या बोलते हैं व्युत्पत्ति, तो व्युत्पत्ति को शास्त्र ज्ञान किसने बोला, दंडी ने, और अभ्यास को तीनों को माना है काव्य हेतु के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो रुद्रट ने देखिए प्रतिभा को शक्ति का नाम दिया, तो शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ठीक है, इन तीनों को महत्वपूर्ण माना है। बामन ने अपने काव्य अलंकार सूत्र में क्या बोला है कि लोक विद्या प्रकीर्ण काव्यांग होते हैं। जैसे बामन ने क्या है काव्य हेतु के लिए काव्यांग का शब्द का प्रयोग किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने देखिएगा व्युत्पत्ति को विद्या, प्रकीर्ण को एक तरीके से इन्होंने लोक विद्या प्रकीर्ण, जैसे आप प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास पढ़ रही थी तो इन्होंने क्या लोक विद्या प्रकीर्ण को महत्वपूर्ण माना है काव्य हेतु के लिए। ठीक है, लोक से आचार्य का तात्पर्य क्या है, लोक व्यवहार। विद्या के अंतर्गत उन्होंने शब्द शास्त्र, ठीक है, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला, काम शास्त्र, दंड नीति को लिया है। इस प्रकार विद्या से आचार्य का अर्थ व्युत्पत्ति से है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, जैसे शास्त्र ज्ञान हमने देखा तो जो दंडी थे शास्त्र ज्ञान किसे बोल रहे थे, व्युत्पत्ति को। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बामन की, तो उन्होंने विद्या किसे माना है, व्युत्पत्ति को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मम्मट ने देखिएगा प्रतिभा को शक्ति बोला, जिस प्रकार से रुद्रट ने बोला व्युत्पत्ति अभ्यास के समन्वय को काव्य हेतु माना है। शक्ति, ठीक है, प्रतिभा, लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्य आदि के परिशीलन से प्राप्त निपुणता, व्युत्पत्ति तथा काव्य की शिक्षा से अभ्यास, ये उसके यानी किसके काव्य के उद्भव में हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं। इनके कारण क्या काव्य रचा जाता है। देखिए किसी व्यक्ति में यदि प्रतिभा है, ठीक है, तो वो काव्य रच सकता है। लेकिन यदि कोई अध्ययन करता रहता है शास्त्र ज्ञान लेकर, तो व्युत्पत्ति से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई रिवीजन यानी कि अभ्यास पर अभ्यास करता है, ठीक है, तो ये तीनों कारण होते हैं काव्य रचने के। ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपको समझना क्या है कि किस विद्वान ने किस हेतु को महत्वपूर्ण माना है। और काव्य हेतु में तीन ही हैं। पहले कौन सी है, प्रतिभा, दूसरी कौन सी है, व्युत्पत्ति जिसे शास्त्र ज्ञान बोलते हैं, और तीसरा है अभ्यास यानी कि रिवीजन। ठीक है, तो इसको क्या है, काव्य हेतु में तीन ये रखे गए हैं। ये बस ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ काव्य अनुशासन में काव्य हेतु की चर्चा करी, और प्रतिभा इस काव्य का हेतु है। ठीक जिस प्रकार से भामा ने प्रतिभा को महत्वपूर्ण माना, ठीक है, उसी प्रकार से हेमचंद्र ने माना है। ठीक है, इसके बाद देखिए जयदेव जिन्होंने चंद्रालोक की रचना करी है, और जगन्नाथ इन्होंने क्या है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को महत्वपूर्ण माना है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में एक अन्य काव्य हेतु का उल्लेख किया, किसका, समाधि का। इन काव्य हेतु के स्वरूप की विस्तार से चर्चा इस प्रकार संभव है। अब जैसे यहाँ पर आप समझेंगे, और यहाँ पर जो आपको पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, जो संस्कृत में जो आपको पंक्तियां दिख रही हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रतिभा की यदि हम बात करें तो क्षेमेंद्र रचित औचित्य विचार चर्चा में क्या है प्रतिभा का उल्लेख किया गया है। साथ में भट्ट लोलट के ने क्या है प्रतिभा को प्रायोरिटी दी है, और इनका ये कथन कई बार पूछा गया, प्रज्ञा नव उन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका भावार्थ क्या निकलता है कि नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। रुद्रट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया, ये तो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। चलिए प्रतिभा के वेद महत्वपूर्ण। अब देखिए प्रतिभा के वेद आपको याद रखने हैं। सहज प्रतिभा, सहजा प्रतिभा बोलते हैं जिसे। रुद्रट ने इसके दो भेद किए हैं, सहजा प्रतिभा या बोले स्वाभाविक प्रतिभा, उत्पादा प्रतिभा। अब आपको ध्यान में रखना है क्या था, जो किन्हीं साधनों द्वारा अर्जित की जाती है, जैसे शास्त्र अध्ययन या अभ्यास द्वारा। देखिए सहजा जो प्रतिभा होती है, सहज प्रतिभा जिसे हम बोलें, ये क्या है आपके साथ जन्मजात आती है। ठीक है, आप देखते होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुरू से ही बचपन से ही क्या है वो कहीं से नहीं सीखते, लेकिन खुद से ही क्या इतनी अच्छी अच्छी कविता बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बाद में कवि बनते हैं, वो किससे, ज्ञान से। सॉरी, ठीक है, तो वो किससे बनते हैं, वो उत्पाद है, यानी कि उसका उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो वो उत्पादक प्रतिभा के अंतर्गत आएगी, यानी कि जो किन्हीं साधनों से या अर्जित की जाए जो प्रतिभा, वो उत्पादक प्रतिभा के अंतर्गत आएगी। ये किसने बोला है, रुद्रट ने बोला है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, रुद्रट ने दो प्रतिभा बताई है, सहजा प्रतिभा और जिसे बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिभा, दूसरी उत्पादक प्रतिभा जो क्या अर्जित की जाती है। ठीक, राजशेखर ने भी क्या है दो प्रकार की प्रतिभाओं का उल्लेख किया। अब देखिए इन्होंने कौन कौन सी बताई, कार्यत्री और भाव्यत्री।
कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री है। कार्यत्री का संबंध किससे? कवि से, ध्यान देंगे। और जो भावित्री है इसका संबंध किससे? पाठक से। ये महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान में रखना है। कार्यत्री प्रतिभा में भी 3 भेदों की चर्चा की गई है। सहजा जो जन्मांतर के संस्कारों से अपेक्षा रखती है। आहार्य जो वर्तमान जन्म के संस्कारों से पैदा होती है। और औपदेशिक जो तंत्र मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होती है। भावक अर्थात काव्य के अधिकारी पाठक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावेत्री है। इस प्रतिभा के द्वारा कवि श्रम अथवा अभिप्राय का बोध होता है। जैसा कि आपको बता दिया, ये कार्यत्री क्या है? कवि से संबंधित प्रतिभा है, जो कवि रचता है, ठीक है, वो कार्यत्री प्रतिभा के अंतर्गत आएगा। और भावित्री का संबंध किससे? पाठक से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, व्युत्पत्ति। अब देखिए, राजशेखर ने व्युत्पत्ति के संबंध में प्राचीन आचार्यों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि व्युत्पत्ति का अर्थ भोग्यता है। यह अर्थ प्राय सभी काव्य आचार्यों को मान है। वे इसके बारे में यह भी कहते हैं कि उचित अनुचित विवेक व्युत्पत्ति। महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है, किसने बोला है? राजशेखर ने, ठीक है। आचार्यों का यह मानना है कि व्युत्पत्ति प्रतिभा का संस्कारक है और राजशेखर इस सिद्धांत का खंडन करते हैं और आचार्य मंगल को उद्धृत करते हैं कि व्युत्पत्ति प्रतिभा से श्रेष्ठ है। ध्यान देंगे, व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठ किसने माना है? तो आपको ध्यान में रखना है, राजशेखर ने, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आगे इसके कथन के आलोक में उन्होंने अपना मत दिया कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेद रूप से श्रेष्ठकर हैं। आचार्य बामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रकीर्ण के अंतर्गत व्युत्पत्ति की परिभाषा भी दी है। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अभ्यास के संबंध में आपको चीजें याद रखनी है कि निरंतर प्रयास करते रहना अभ्यास। ऐसे हम रिवीजन पर रिवीजन करते हैं ना, जैसे एग्जाम आता तो हम रिवीजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास करते रहना। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। आचार्यों की यह मानता है कि अभ्यास प्रतिभा का पोषक है। दंडी अपने ग्रंथ काव्य दर्शन में प्रतिभा को सर्वोपरि मानते हैं। पूर्व वासना जन्य अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर भी शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वे अनुग्रह करती हैं। तो ये अभ्यास के विषय में कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समाधि। अब देखिए, क्योंकि समाधि जो ये लाए हैं, ठीक है, जो ये शब्द लाए काव्य हेतु में कौन लाए हैं? राजशेखर। तो राजशेखर ने के अनुसार समाधि मन की एकाग्रता है। उन्होंने एक अन्य आचार्य श्यामदेव को उद्धृत करते हुए कहा कि काव्य कर्म में भी कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट है। देखिए, समाधि से तात्पर्य क्या है? इनकी एकाग्रता, ठीक है, चिंतन मनन करना, ठीक है, एकाग्र होकर। तो बामन ने समाधि को अवधान शब्द से संबोधित किया। इस प्रकार काव्य रचना में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि जैसे काव्य हेतु की महती भूमिका है। ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, काव्य हेतु के अंतर्गत आपको ध्यान में रखनी है काव्य हेतु यानी काव्य किस कारण से रचा जाता है, ठीक है, उसके पीछे क्या शक्ति रहती है, ठीक है, क्या मनसा रहती है, क्या चीजें रहती हैं। अब देखिए, काव्य को रचने के 3 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो प्रतिभा, कोई टैलेंटेड बंदा है, ठीक है, कोई अच्छा विद्वान है जिसमें प्रतिभा है, तो वो उस कारण से रचना कर लेता है। दूसरा है व्युत्पत्ति, कोई क्या पढ़कर, ठीक है, पढ़कर रचना करता है। कोई क्या रिवीजन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि कहते हैं ना, जैसे अभ्यास में आप संगीत को ले लीजिए, रियाज करते रहते हैं, ठीक है, तो वो अभ्यास में आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में ये रखना है कि किस विद्वान ने कौन सी पंक्ति कही है और किस काव्य हेतु को प्रायोरिटी दी है। जैसे भामा ने किसे माना है? काव्य हेतु का मूल प्रतिभा को माना है। राजशेखर ने किसे माना है? व्युत्पत्ति को माना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, दंडी ने क्या है? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास, इन तीनों के समन्वय को माना है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं रुद्रट की, तो रुद्रट ने देखिएगा शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास को माना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बामन ने देखिए लोक विद्या, प्रकीर्ण, ठीक है, तो इन विद्या से तात्पर्य क्या है? व्युत्पत्ति। तो यहाँ पर देखिए काव्य हेतु के लिए इन्होंने क्या बोला? काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। किसने? बामन ने। तो ये प्रश्न बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मम्मट ने देखिएगा शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास के समन्वय को काव्य हेतु माना है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हेमचंद्र ने काव्य हेतु के मूल में किसको प्रायोरिटी दी है? प्रतिभा को दी है। जयदेव और अगर हम बात करें जगन्नाथ की, तो उन्होंने देखिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को महत्वपूर्ण माना है। राजशेखर ने देखिएगा समाधि को महत्वपूर्ण माना है, इसके साथ ही व्युत्पत्ति को भी क्या है? महत्वपूर्ण माना है। तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। साथ में आपको भट्टल उलट की पंक्ति भी याद रखनी है, प्रज्ञा, नवोन्मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इसलिए सारे तथ्य आपको नहीं भूलने हैं। अगर ये सारे तथ्य आप अच्छे से याद करते हैं, आपका जो काव्य शास्त्र का जो भाग लगा हुआ है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस शर्त ये है, देखिए पहली बार में थोड़ी काव्य शास्त्र की जो इकाई थोड़ी टफ सी है, आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी।
है ना। अब देखिए प्रतिभा के आपको भेद भी याद रखने के, रुद्र ने दो भेद बताए थे, सहजा प्रतिभा या बोले सहज प्रतिभा जो स्वाभाविक प्रतिभा होती है, जो जन्मजात होती है, उत्पादा प्रतिभा जो हम क्या है शास्त्र ज्ञान से या पढ़कर हम प्राप्त करते हैं वो प्रतिभा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। किसने बोला? रुद्र ने। अब राजशेखर ने क्या प्रतिभा के भेद बताए? कार्यत्री, कार्यत्री का संबंध किससे होता है? कवि से होता है। भावेत्री, इसका संबंध किससे होता है? पाठक से, यानी कि पढ़ने वाले से। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किसी को कोई भी डाउट हो, कहीं पर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बताएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको शुरू से क्लास देखनी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं काव्य प्रयोजन। अब काव्य प्रयोजन क्या है आप इसको समझ लेते हैं। तो काव्य प्रयोजन का सबसे पहले देखिए अर्थ देख लेते हैं कि काव्य रचना से प्राप्त फल, जैसे कोई ना कोई उद्देश्य तो रहता ही है ना। काव्य प्रयोजन क्या है? उद्देश्य, आखिर काव्य क्यों रचा जाता है। देखिए कई लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। कैसे? कोई क्या है पैसे के लिए काव्य लिखता है, ठीक है, कोई क्या है प्रसिद्ध होने के लिए काव्य लिखता है, कोई क्या है आत्मसंतुष्टि के लिए लिखना पसंद करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, यही काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आएंगे। तो काव्य रचना से प्राप्त होने वाला फल, क्या आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, या आप जो रचना रच रहे हैं तो आपको उसके प्रतिफल के रूप में आपको धन मिल रहा है या आपको प्रसिद्धि मिल रही है। तो ये कई कारण होते हैं, ध्यान देंगे कि काव्य प्रयोजन का अर्थ काव्य रचना से प्राप्त फल है। उदाहरण के लिए यश, धन, आनंद आदि। ध्यान, जैसे मैंने बोला यश यानी कि प्रसिद्धि, धन यानी कि जो आप कोई रचना रच रहे हैं आपको उसके एवज में क्या है रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। आनंद, आपको कोई भी कविता लिख के, जैसे आप अकेले बैठे हैं कुछ आपके मन में आया आपने लिख दिया, तो आपके खुद की खुशी के लिए लिख रहे हैं, आनंद के लिए लिख रहे हैं। तो ये क्या है काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आएंगे। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है? काव्य किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो काव्य प्रयोजन की चर्चा करते समय काव्य हेतु से इसके अंतर की चर्चा की जाती है। अब देखिए काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में आपको अंतर ध्यान में रखना है। काव्य हेतुओं से तात्पर्य क्या है? काव्य हेतु में क्या है? काव्य किस कारण से लिखा जा रहा है, और काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य लिखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें कहीं पर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद क्या है हमें जॉब पानी है। ठीक, उसी प्रकार से कोई कवि है, कोई रचना रच रहा है, जैसे आप रीति काले को देखिएगा दरबार में रहा करते थे। ठीक है, तो वो रचना क्यों रचा करते थे कि दरबार में उनकी ठाट बाट बनी रहे। ठीक है, और राजा प्रसन्न होकर क्या है उन्हें धन दे। ठीक है, तो अलग अलग मानसिकता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है कि काव्य करने के बाद क्या फल की हमें प्राप्ति हो रही है। किसी को खुशी प्राप्त होती है, किसी को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, कोई क्या प्रसिद्ध होने के लिए रचना करना चाहता है, कोई धन के लिए रचना करता है, कोई क्या है खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए लिखना चाहता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर किसके अंतर्गत जानते हैं? काव्य प्रयोजन। और काव्य हेतु क्या है कि किस कारण से, क्या प्रतिभा से रचना हो रही है काव्य की, या आप रिवीजन कर रहे हैं उससे काव्य की रचना हो रही है, या आप शास्त्र ज्ञान कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। काव्य हेतु यानी कि काव्य किस कारण से, और काव्य प्रयोजन काव्य किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य रचना से प्राप्त फल। इसके विपरीत काव्य हेतुओं से तात्पर्य है काव्य रचना के कारण, जैसे प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई रचना कालजयी बनती है काव्य प्रयोजन के कारण ही। ध्यान देंगे, रावृष्यव शास्त्रीय कर्मणो व्यापी करेचित यावत प्रयोजने नियुक्ता तावत तत्केन गृहते। इस युक्ति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कृत आचार्यों ने प्रयोजन की उपादेयता का उल्लेख किया है। अब ध्यान देंगे भरत मुनि ने क्या तथ्य बोला है। भरत मुनि की रचना कौन सी? नाट्यशास्त्र। इन्होंने काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या बोला है कि धर्म, यशस्य, मायुषम, हितम, बुद्धि विवर्धनम। इनका क्या कहना है कि यह काव्य प्रयोजन विशुद्ध रूप से भौतिकवादी जमीन पर स्थित है। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि आदि उपदेश, इन सभी को समेकित रूप से काव्य प्रयोजन माना गया है। हालांकि इस श्लोक में कहीं आनंद का उल्लेख नहीं है। अब देखिए इन्होंने जो काव्य प्रयोजन में चार इन्होंने क्या बताए हैं, धर्म के लिए, यश के लिए, आयु, हित, बुद्धि आदि उपदेश के लिए क्या है काव्य रचा जाता है। ये किसका दृष्टिकोण है? ये दृष्टिकोण है भरत मुनि का। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भामा ने देखिए काव्य प्रयोजन में देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए भामा को आपको ध्यान में रखना है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्य कलासु चा करोति कीर्ति पीर्ति चा साधु काव्य निबंधनम। महत्वपूर्ण ये जो भी चीजें हाईलाइट की जा रही हैं आपको विशेषकर वो याद रखनी है, क्योंकि आपकी यही पंक्तियां पूछी जाएंगी।
ठीक है। तो देखिए धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति कलाओं में कुशलता कीर्ति प्रीति का अर्जन काव्य से ही संभव है। ठीक है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या काव्य रचा जाता है, यही एक उद्देश्य होता है। कोई धर्म के लिए लिखता है, कोई धन के लिए, अर्थ तात्पर्य क्या है धन के लिए, ठीक है, मोक्ष के लिए लिखता है, कोई खुशी खुद की खुशी के लिए लिखता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी चतुर्वर्ग का उल्लेख किसने किया है, भामा ने किया है। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। ठीक है, कि जो चतुर्वर्ग का जो उल्लेख है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रयोग किसने किया है, तो वो क्या है, भामा ने। काव्य प्रयोजन में ये आपको विशेषकर याद रखना है, ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। दंडी ने काव्य प्रयोजन ना कहकर वाणी प्रयोजन क्या है कहा है। ध्यान देंगे क्या बोला, वाणी प्रयोजन। तो वाणी प्रयोजन के संदर्भ में अपने अभिमत को प्रकट किया है, जिसे काव्य प्रयोजन में समाहित किया जा सकता है। उनके अनुसार शब्द रूप ज्योति से अंधकार दूर होता है और इस परिभाषा में अंधकार निराशा और ज्योति आशा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य बामन क्या बोलते हैं कि काव्य प्रयोजन पर दो दृष्टियों का विचार किया है कि एक तो है आनंद साधना, जिससे प्रत्यक्ष प्रयोजन कहा गया है, यानी कि आनंद प्राप्ति के लिए। दूसरा है कीर्ति, यानी कि यश की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रुद्रड़ का क्या मानना है कि काव्य रचना के द्वारा महापुरुषों के यश को स्थायित्व तो प्राप्त होता है और उसे कभी अनुषांगिक फल धन आदि की उपलब्धि भी होती है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुंतक ने 3 प्रयोजन बताए हैं। पहला तो ये चतुर्वर्गीय फल की प्राप्ति, कौन कौन सी चतुर्वर्ग, जैसे काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यवहार ज्ञान। ठीक है, या फिर कह ले आनंद की प्राप्ति। ये आपको ध्यान में रखने हैं, 3 प्रयोजन इन्होंने माने हैं। मम्मट महत्वपूर्ण ये पंक्ति इनकी पूछी गई है, कई बार आपको ध्यान में रखनी है। काव्यम यशस्ये यर्थ कर्थ व्यवहार विदेश वेत्तर रक्षते। ये क्या बोलते हैं आपको ध्यान, सर्वाधिक श्रेष्ठ वर्णन। ध्यान देंगे, कई सबसे ज्यादा जो उचित वर्णन किसी ने किया तो मम्मट है, और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, सद पर निवृत्ति कांता सम्मति उपदेश युजु। ठीक है, ये पूरी पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, अर्थात काव्य से यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान होता है, अमंगल का क्षय होता है, तत्काल लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है, और कांता के सदृश मधुर प्रिय उपदेश भी मिलता है। कांता कौन, पत्नी। ठीक है, या फिर कह लें प्रियतमा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उन्होंने देखिए काव्य प्रयोजन के 6 वो बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं, क्या बताए हैं। सबसे पहले देखिए काव्य से यश की प्राप्ति होती है, यदि आपको अच्छी रचना, जैसे बिहारी की जो दोहे कितने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उन्हें देखिए उससे क्या है, प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। दूसरा क्या है, उनसे ऐसा कहते हैं कि जिस राजा के दरबार में रहते थे तो एक दोहे पर उन्हें क्या, 1 सोने की असरफी मिलती थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि होती है। सीधी सी बात, आप कोई रचना रच रहे हो तो उसके लिए आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा। ठीक है, आप उस अनुभव को भी तो लिखेंगे। ठीक है, अनिष्ट का नाश, आप देख लीजिए, आप ये अपने दैनिक जीवन में भी सोचते होंगे, जब आप लिखने बैठते हैं तो आपका पूरा ध्यान क्या होता है, अपने काम पर रहता है। तो जो नेगेटिविटी होती है आपके मन में वो कहीं ना कहीं हट जाती है, तो अनिष्ट का नाश होता है। ठीक है, अलौकिक आनंद की तुरंत प्राप्ति, आप कोई ऐसी रचना पढ़ रहे हैं, ऐसा काव्य आप देखते होंगे, कोई भी आप उपन्यास ले लें या कोई भी काव्य ऐसा आप उठा लें, तो आप उस किताब को पढ़ते पढ़ते क्या है, आप उसमें रम जाते हैं। ठीक है, एक अलग एक तरह से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता, और ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली, कांता के सामान मधुर उपदेश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 6 यहाँ पर काव्य प्रयोजन की संख्या 6 किसने बताई है, मम्मट ने बताई है, और ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके लगेंगे ही लगेंगे। और यहाँ पर हमने आपके काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से करा दिए। ठीक है, एक बार पूरी क्लास आपको देखनी है, तभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकी आपको पता ही है यहाँ पर हम आपको CUET PG हिंदी साइट से कंप्लीट बैच चला रहे हैं। इसकी जो PDF आपको 499 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। नंबर दिया गया, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब शायद 2-3 क्लासें और हमारी होंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारा जो पूरा ये बैच है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ये सारी क्लासें आप सभी लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं, है ना। सबसे पहले प्लेलिस्ट पर खुद जाएंगे, शुरू से सारी क्लासें देखेंगे, कहीं पर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपको चीज़ें विस्तार से और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई जा रही हैं। इतर कोई भी तथ्य यहाँ पर हम नहीं रख रहे, जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है वही चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आज ही क्लास में आपको
काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ठीक है, और इसके साथ ही काव्य प्रयोजन अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो शेयर करनी है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही बने रहना है अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।